नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम अपनी अगली विचारधारा नवनिश्चयवाद विचारधारा के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले संभववाद के बाद में दूसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा ये दूसरी विचारधारा है। इस विचारधारा का सर्वप्रथम या अपन ये कह सकते हैं कि इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया है। ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने जो है ना इस विचारधारा का प्रतिपादन किया है और उन्होंने संभववाद विचारधारा के बारे में भी कहा है उन्होंने, और स्वयं की अपनी एक अलग विचारधारा भी दी है। और उन्होंने कहा है कि जैसे इसका सबसे पहले विकास 19वीं शताब्दी में किया गया था और ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। या अपन ये कह सकते हैं कि वातावरण को जो है ना वो नकारा नहीं जा सकता। अब वातावरण को कैसे नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि वातावरण के अनुसार ही अपन अब चल सकते हैं। तो यानी कि वातावरण को उन्होंने प्रमुख स्थान माना या सर्व प्रमुख स्थान दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि वातावरण हमें हर जगह संभावनाएं मौजूद है ना वो देता है। या अपन ये कह सकते हैं कि ना तो प्रकृति मानव पर विजेता है, यानी कि न तो प्रकृति मानव पर विजेता है, ना तो प्रकृति मानव पर विजेता है और न ही मानव का प्रकृति पर नियंत्रण है, प्रकृति पर नियंत्रण। ठीक है, इसे यह कहा गया है ग्रिफिथ टेलर ने कि दोनों के मध्य सह संबंध है, दोनों के मध्य सह संबंध है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के साथ है ना वो जुड़े हुए हैं। ना तो प्रकृति मनुष्य को अपने नियंत्रण में कर रही है और ना ही मानव जो है ना वो प्रकृति को अपने अधीन कर रहा है। इसी के आधार, इसी को अपन नवनिश्चयवाद कहते हैं। लेकिन फिर नवनिश्चयवाद जो ग्रिफिथ टेलर है ना, उन्होंने संभववाद जो विचारधारा है उस विचारधारा को उन्होंने एक नया नाम दिया है रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ने यह नया नाम दिया है किसे? संभववाद विचारधारा को। और उन्होंने कहा है कि नहीं, संभववाद जो विचारधारा है वो रुको और जाओ निश्चयवाद की तरह कार्य करती है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति जो संभावनाएं हर जगह हमें संभावनाएं है ना वो उपलब्ध करवाती है। अब कौन से रास्ते पे हमें चलना है वो मानव को निर्णय करना होता है। और उन्होंने ठीक ऐसे कहा है कि जैसे चौराहे पर लगी हुई बत्तियां, चौराहे पर लगी बत्तियों से उनकी तुलना की है। संभववाद विचारधारा की चौराहे पे लगी हुई बत्तियों के साथ है ना तुलना की है। उन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार से चौराहे पे लगी हुई बत्तियां एक यातायात प्रवाह पर नियंत्रण करती हैं, यातायात का नियंत्रण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति मानव के ऊपर नियंत्रण करती है, अनेक संभावनाएं उपलब्ध करवाकर। निर्णय मानव को लेना होता है कि मानव कौन से रास्ते पर चलना पसंद करता है। जैसे चौराहे पे लगी हुई जो लाल बत्ती है, चौराहे पे लगी हुई लाल बत्ती किसका संकेत करती है? रुकने का, रुकने का संकेत है। तथा पीली बत्ती किसका संकेत है? रुक कर तैयार रहने का। पीली बत्ती किसका संकेत देती है? रुक कर तैयार रहने का। इसके अलावा एक बत्ती और होती है हरी बत्ती। यह हरी बत्ती चलने का संकेत देती है, चलने का संकेत देती है। जैसे चौराहे पे ये तीन बत्तियां जो है ना वो कार्य करती है। जैसे रेड लाइट हो जाती है, ट्रैफिक जो है ना वो रुक जाता है और पीली बत्ती हमेशा जलती रहती है। वो क्या संकेत करती है कि भाई अब आप रुक गए। रुक गए इसका मतलब गाड़ी को बंद नहीं करना है बल्कि अभी चलने के लिए तैयार रहो। तो रुककर तैयार रहने का संकेत प्रदान करती है। इसके साथ ही जो हरी बत्ती होती है वो चलने का संकेत प्रदान करती है। जैसे रेड बत्ती ऑफ होती है, ग्रीन बत्ती जलती है,
यातायात प्रवाह संचालित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से संभववाद मानव के जीवन में जो है ना, ठीक इस चौराहे पे लगी हुई बत्तियों की तरह है ना, वो कार्य करता है। ऐसी संभावना यानी इस संभववाद जो विचारधारा है, उसी को ग्रिफ टेलर ने जो है ना, रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का नाम दिया है। अगली विचारधारा नवनिश्चयवाद हो गई, संभववाद हो गई। अब अपनी आती है पर्यावरण निश्चयवाद, यानी तीसरी जो विचारधारा है, तीसरी विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद है। पर्यावरण निश्चयवाद, या इसे अपन एक नाम और दे सकते हैं, मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण। एक तीसरी विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद या मानव का प्राकृतिकरण। इस विचारधारा का विकास जर्मनी में हुआ था, और जर्मनी में भी 19वीं शताब्दी में, जर्मनी में 19वीं शताब्दी में इस विचारधारा का विकास किया गया। इस विचारधारा के प्रतिपादक जो रहे हैं ना, वो है हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल, इन तीनों विद्वानों ने मिलकर पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ये कहा है कि पर्यावरण या प्राकृतिक वातावरण में रहकर ही मानव का विकास संभव हो सकता है, या अपन ये कह सकते हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति जो है वो मानव को जीवन जीने का ढंग प्रदान करती है, जीवन जीने का ढंग प्रदान करती है। ठीक है, तो यानी उन्होंने, इन तीनों विद्वानों ने, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा है कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति कह सकते हैं या अपन वातावरण कह सकते हैं, प्रकृति या वातावरण जो है ना, वो मानव को जीवन जीने का ढंग प्रदान करता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मानव का, ये जो मानव है, मानव प्रकृति के अनुकूल हो जाना ही मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है, कि पूर्ण रूप से मानव प्रकृति के अधीन है, प्रकृति की क्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है, इसे ही मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। जैसे किस प्रकार से प्रकृति जो है या वातावरण का मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज जिस प्रकार से गर्मियां प्रारंभ होती, व्यक्ति गर्म कपड़े त्यागते हैं, सर्दियां प्रारंभ होते ही गर्म कपड़े पहन लेते हैं, यह प्रकृति द्वारा मानव को नियंत्रण में किया जाता है। अगर मानव, सर्दियां प्रारंभ हो रही है, मानव अगर गर्म कपड़े नहीं ले रहा है तो वो बीमार हो सकता है। तो मानव प्रकृति के अनुसार ही है ना वो चलता है, और प्रकृति के अनुसार ही उन्हें एक नया जीवन जीने का ढंग है ना वो प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एक उदाहरण से और देखते हैं अपन, एक उदाहरण के माध्यम से पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव पड़ा जाएगा। वातावरण कि मानव जीवन के ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव है या प्रकृति का क्या प्रभाव है। शायद आपने विभिन्न प्रकार के आप चैनल देखते हैं, उसमें एक चैनल देखा होगा जिसे मोगली कहा जाता है। मोगली, ये वो मोगली है जिसके ऊपर वातावरण का प्रभाव होता है। वो जिस प्रकार से जंगली वातावरण में रहकर अपनी दिनचर्या करता है, ठीक उसी प्रकार से वहां के अनुसार वो क्रियाएं करने लग जाता है। इसका मतलब साफ है कि इस बच्चे के ऊपर जो है ना किसका प्रभाव पड़ा है, वातावरण का प्रभाव पड़ा है। तो वातावरण जो है ना वो मनुष्य के सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे विद्यार्थी जीवन में अगर देखा जाता है तो अपने परिवार के द्वारा विद्यार्थियों को जैसा वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है, वो विद्यार्थी उसी वातावरण के जो अनुसार है ना अपने आप को ढाल लेता है। तो वातावरण का मनुष्य के ऊपर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं वाटसन। वाटसन नामक एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें एक कैसा भी बच्चा दे दीजिए, लेकिन उसको क्या बनाना है वो हमके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे को एक वातावरण, नया वातावरण उपलब्ध करवाकर उसे नए वातावरण में ढाला जा सकता है। हाँ, अब इन तीन विचारधाराएं अपनी हो गई हैं, जिसमें संभववाद विचारधारा हो गई, नवनिश्चयवाद विचारधारा हो गई और पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा हो गई। अब इसके आगे दो तीन छोटी विचारधाराएं हो रहे हैं, जो छोटे प्रश्न इसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि 1970 के दशक में, 1970 के दशक में किन विचारधाराओं का उदय हुआ। तो इन विचारधाराओं में एक तो आ जाती है मानवतावादी, मानवतावादी आ जाती है, एक आ जाती है आमूलवादी, आमूलवादी, इसे रेडिकल भी कहते हैं, रेडिकल,
और एक आ जाती है आपके 1970 के दशक में व्यवहारवादी। व्यवहारवादी, ये इन तीन विचारधाराओं का जो विकास हुआ है वो कब कहां पर हुआ है? 1970 के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से एक विचारधारा का उदय और हुआ है और वो है उत्तर आधुनिकवाद, यानी 1970 के दशक में, 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर आधुनिकवाद विचारधारा का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से ये चार विचारधाराएं हो गई, जिसमें एक हो गया व्यवहारवादी, मानवतावादी, आमूलवादी, जिसे रेडिकल भी कहा जाता है, इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था, और एक हो गई 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकवाद विचारधारा का